हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम विजन इंफ्रा इक्विपमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है यहाँ पे जो भी इंफ्रा कंपनीज होती है तो उनको यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ये कंपनी हमें यहाँ पे उन कंपनीज को रेंट पे देती हुई यहाँ पे नजर आती है। यानी कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी बाय करती है, फिर उसके बाद में जिन कंपनी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उनको उतनी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी को अगर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट अगर 1 महीने के लिए तो उन्हें 1 महीने के हिसाब से जो उनका रेंट बनता है तो वैसे रेंट पे ये कंपनी प्रोडक्ट को यानी कि इक्विपमेंट को देने का ये कंपनी काम करती है। अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का कस्टमर बेस हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर बेस में यहाँ पे नजर आती है। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, एल&टी हो गया। उसके अगर हम बात करेंगे तो जीएमआर इंफ्रा, एजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, आईआरबी इंफ्रा, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो अगर हम देखेंगे मेनली यहाँ पे जो बड़ी बड़ी हमारी जो लिस्टेड कंपनी है इंफ्रा के अंदर तो वो मेनली हमें यहाँ पे कंपनी की कस्टमर यहाँ पे नजर आती है। लेकिन अगर हम ये बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। और जो जिनको ये कंपनी रेंट पे देने का काम करती है तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल ये रहता है। क्योंकि अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी को अगर किसी प्रोजेक्ट में अगर किसी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट अगर 1-2 महीने की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हार्डली उनको जितनी जो इक्विपमेंट की कॉस्ट होती है उसका हार्डली 1% उनको कॉस्ट लगता है। तो उसके हिसाब से डेफिनेटली उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है, उनके लिए ज्यादा कैपिटल वहां पे नहीं लगती है। लेकिन अगर हम कहीं ना अगर हम ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव रहता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंपनी को पूरा कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी वहाँ पे डेट पे ये इसको लेती होगी या फिर कंपनी खुद की कैपिटल यहाँ पे लगाती होगी। तो अगर डेफिनेटली अगर सपोज अगर एक साल में अगर कहीं ना कहीं 5 से 6 महीने अगर कंपनी का इक्विपमेंट अगर रेंट पे जाता है, 5 से 6 महीने अगर कंपनी के पास में पड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कंपनी के लिए वो दिक्कत रहती है। उसके अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 227 परमानेंट एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। और उसके अलावा 763 हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉइज यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है तो यहाँ पे एडिशनल इक्विपमेंट यहाँ पे कंपनी को बाय करना है तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में 162 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 305 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 368 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम अभी 8 महीने का जो डेटा हमारे पास में अवेलेबल है पिछले साल के अप्रैल से लेकर नवंबर तक का, तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो 207 करोड़ के लगभग कई रेवेन्यू का नंबर है। इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 310 करोड़ के लगभग के नंबर ही हमें यहाँ पे निकल कर आता है। क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 15 से 20% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखिए अगर मेनली अगर हम इंफ्रा कंपनीज में अगर हम देखेंगे जो पहले के 6 महीने होते हैं वहां पे इतना रेवेन्यू नहीं आता है, बाकी के 6 महीने में रेवेन्यू का नंबर आता है। लेकिन फिर भी अगर हम नंबर्स को देखेंगे, नंबर्स को देख के ऐसा लगता है कि 20 से 24 में कोई ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 5 करोड़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 9 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे भले अराउंड 20% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 9 लाख से प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का कम होता हुआ नजर आया है। यानी कि कहने की इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन से इसको सेक्रीफाइस करके यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। अभी अगर हम देखेंगे तो एकदम से यहाँ पे पिछले साल जितना रेवेन्यू भी कंपनी ने नहीं किया, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को 6 करोड़ से यहाँ पे ज्यादा दिखाया है, जो कि मुझे डेफिनेटली अगर आप मेरे से पूछोगे मुझे डेफिनेटली ये इंडिकेशन है कि ये कंपनी के तरफ से यहाँ पे थोड़े ये नंबर्स को इन्फ्लेट किया गया। क्योंकि अगर आप देखोगे जहाँ पे कंपनी के नंबर्स हार्डली 3% से कम का नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का था, एकदम से 7% के लगभग नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कैसे हो सकता है? क्योंकि जो रेंट वगैरह वो कंपनी का उतना ही लगने वाला है। ठीक है, हम मान सकते हैं कि अगर किसी कंपनी को अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे कंपनी ने थोड़े रेंट्स वगैरह बढ़ा दिए होंगे, लेकिन सीधा जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है सीधा डबल होना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे लगता है। क्योंकि जो एम्प्लॉय की आपकी कॉस्ट वगैरह होती है वो कभी कम होती नहीं है। उसके अलावा आपके जो रेंट्स वगैरह होंगे वो थोड़े बहुत 10 से 15% आपने रेंट बढ़ा दिए होंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे थोड़े इन्फ्लेटेड यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे तो पब्लिक जिस तरीके से ये कंपनीज का वैल्यूएशन निकाल रही है तो हमें भी इसकी उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा लिस्टिंग है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि ये साल का पेड कंपनी का 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होगा एक्चुअल नंबर के हिसाब से अगर हम बात करें तो। लेकिन देखिए अगर 8 महीने का अगर 15 करोड़ का पेड यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है तो मार्केट को ये लगेगा कि ये पूरे साल का लगभग 23 से 24 करोड़ के लगभग का पेड ये कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आ सकती है।
अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 10 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर आप ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करोगे तो आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के अंदर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ में 11 तारीख को बंद होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 163 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 800 शेयर्स का में यहाँ पे ये कंपनी का लॉट शेयर यहाँ पे नजर आता है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 106 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 37-38 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 12 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 12 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 13 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 388 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम जो कंपनी ने नंबर दिखाया है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे 16 से 17 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी सस्ता वैल्यूएशन नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हम ये बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो कोई खास बिजनेस मॉडल नहीं है, क्योंकि ये कंपनी इंफ्रा की इक्विपमेंट ये कंपनी बाय करती है, फिर उसके बाद में उसको रेंट पे देने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। लगातार ये कंपनी को इक्विपमेंट बाय करना पड़ेगा, और उसके अलावा यहाँ पे जो इक्विपमेंट ये कंपनी बाय करती है तो वहाँ पे जो कंपनी को रेंट मिलता है वो सीधा कंपनी की इनकम नहीं हो जाती है, फिर उसके बाद में कंपनी को एम्प्लॉयज वगैरह को सैलरी देनी पड़ती है। फिर उसके अलावा जो इक्विपमेंट कंपनी खरीदती है उसके ऊपर भी कंपनी को यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह उसको भी लगातार टाइम टू टाइम ये कंपनी को रिपेयरिंग वगैरह भी कंपनी को करवानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हार्डली अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में 2 से 3% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन वाला ये बिजनेस नहीं रहेगा। अगर ये कंपनी को अगर इतना ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। अभी ऑलरेडी अराउंड 400 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी में काम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ से इस लेवल पे 20-25% की ग्रोथ दिखाना कहीं ना कहीं कंपनी के लिए मुश्किल रहेगा। मुझे लगता है कि कंपनी एकदम बेस्ट टाइम पे अपना आईपीओ लेकर आई है यहाँ पे पैसा रीच करने के लिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे यानी कि हर 2 से 3 साल में यहाँ पे नया इक्विटी यहाँ पे कंपनी को डाइल्यूट करना पड़ेगा, या तो कंपनी को लगातार यहाँ पे डेट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो इक्विपमेंट है वो कंपनी को अगर बाय करने तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी अपने खुद के पैसे से यहाँ पे लगातार बाय नहीं कर सकती है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको लिस्टिंग इन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से अप्लाई कर सकते हो। मेरे ख्याल से आईपीओ वेल मैनेज रहेगा, एक बार के लिए यहाँ पे लिस्टिंग इन आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू इतना अच्छा बिजनेस मॉडल यहाँ पे नहीं लगा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये अवॉइड ही रहेगा। दोस्तों मैं वो करता हूँ कि विजन इंफ्रा इक्विपमेंट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।